Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, I know मैं रोज़ अपडेट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इस मंथ के लास्ट में मेरे एग्ज़ाम्स हैं। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोस लॉन्ग रखा करूँ। इस तरह मैं आपको कंपनसेट कर दूँगी। आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो चलिए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विभूषियान वांगजी से कहता है कि अब वो मो विलेज में जाकर वहाँ रिसर्च करेगा, जिस पर वांगजी उसे अपनी हेल्प ऑफर करता है, जिसे विभूषियान मना कर देता है। जिस पर सिचेन कहते हैं कि वो उसके वापस आने तक उनका होटल में ही वेट करेंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी को उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। विभूषियान और वेनकिंग को कुछ घंटे हो गए थे मो विलेज के लिए निकले हुए, एंड वेनकिंग डिसाइड करती है कि वो जल्दी से अपना लंच कर लेगी क्योंकि उसे लग रहा था कि बाद में उसे वक्त नहीं मिलने वाला। वो सोचती है अगर विभूषियान की थ्योरी सही है तो वो लोग कुछ ही देर में यहाँ वापस आ जाएंगे। तभी उसे फील होता है कोई उसके सामने खड़ा है एंड वो ये कहे कि उसने उन्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था तो ये गलत होगा। वो अपनी सीट से उठकर जाने लगती है कि तभी सिचेन उसे रोकते हुए कहते हैं, वेन दैफू प्लीज़, हम मॉर्निंग में आपको इंटरप्ट करने के बाद फिर आपको लंच में भी इंटरप्ट कर रहे हैं, बट क्या आप माइंड करेंगी अगर हम आपको ज्वाइन करें तो? सिचेन ये सब अपने फेस पर एक स्माइल के साथ कहते हैं। वेनकिंग उन्हें मना करने वाली थी क्योंकि वो अपने करियर में बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड थी, तो उसे रूड होने की चिंता नहीं थी। तभी वांगजी कहता है, मैं इसे अप्रिसिएट करूँगा अगर हम आपके साथ बात कर पाए तो। जिस पर वेनकिंग कहती है, क्या आप दोनों को इस वक्त सोना नहीं चाहिए था? कल आपने लगभग 100 स्पिरिट्स के लिए इंक्वायरी प्ले की है। इवन आपके कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी आप थक गए होंगे। जिस पर सिचेन अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, हम थके हुए हैं, फिर भी हम मो विलेज के आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, एंड विभूषियान की कही कुछ बातों से हम कंसर्न भी हैं। वेनकिंग उनके अपीयरेंस को देखती है। वो सच में थके हुए एंड कंसर्न लग रहे थे। वेरी वेल, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, बट मैं जल्द ही अपना मील फिनिश करने वाली हूँ क्योंकि मैं एंकर से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रहने वाली हूँ। जिस पर सिचेन उसे थैंक्स करते हैं एंड वो दोनों अपनी सीट ले लेते हैं। वेनकिंग कॉफ़ी का सिप लेते हुए उनसे क्वेश्चन पूछने का इंतज़ार कर रही थी। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो आंसर देगी या नहीं, बट ये सुनने में इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। तभी वांगजी कहता है, विंग ने कहा था कि वो मेजर क्लैंस के साथ काम नहीं करता, बट स्पेशली लेंस के साथ नहीं। हालांकि उसका फेस एक्सप्रेशन लेस था, बट उसके वॉइस में काफ़ी इमोशन थे, जिससे वो सरप्राइज्ड हो जाती है। वो अपने टोन को बिना सॉफ्ट किए कहती है, हाँ ये सच है। तभी वांगजी कहता है, एंड तुम्हें पता है क्यों? जिस पर वेनकिंग जवाब देते हुए कहती है, मुझे कुछ बातें पता हैं, बट क्लियरली सारी नहीं, बट मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि उसकी बातों से कंप्लीट एग्री करती हूँ। लेंसिचेन इस स्टेटमेंट पर ब्लिंक करते हुए कहते हैं, विभूषियान ने कहा था कि उससे रेस्क्यू फी चार्ज किया गया था उस नाइट हंट के लिए जो उसने हमारे लिए किया था, एंड आई एज्यूम वो अपने लास्ट हंट की बात कर रहे थे। मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट किया है कि उसके रिकॉर्ड्स को मेरे पास भेजा जाए रिव्यू के लिए, बट मैं अप्रिसिएट करूँगा अगर आप हमें इस बारे में कुछ बता सके तो। वेनकिंग खुद को लोगों को पढ़ने में अच्छा मानती है। वो ट्विन जेड को देखकर सोचती है या तो ये सच में ऑनेस्ट हैं एंड इन्हें उनके ऑर्गेनाइजेशन ने जो विभूषियान के साथ किया उस बारे में कोई आइडिया नहीं है, या फिर ये बहुत बड़े लायर हैं जिनसे मैं अब तक मिली हूँ। वो विभूषियान के ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहती थी।
बट वो सोचती है उन्हें ऑलरेडी पता ही होगा जो कुछ भी वीन और उनके सेक्ट के बीच में हुआ था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि उसे इस बात को इनलाइटन करना चाहिए। वो कहती है, मैं विभूषियान से 6 साल पहले मिली थी, जब मैं गुसु स्पिरिचुअल कल्टीवेशन हॉस्पिटल में इंटरव्यू दे रही थी। मैंने जस्ट ही अपना फाइनल इंटरव्यू गुसु में फिनिश किया था एंड उन लोगों ने कहा था कि वो मेरे स्किल्स के बारे में एक्साइटेड हैं। उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकली, मैंने वहाँ एक पेशेंट को देखा जिसे नर्स वहाँ से निकाल रही थी एंड गार्ड्स भी उसे बाहर निकाल रहे थे। जब मैंने उसे अच्छे से नोटिस किया तो मैंने देखा कि वो हॉस्पिटल से जाने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं था। वो आदमी कह रहा था, बट मैं क्लाउड रेसेस में एक इंटर्न हूँ। मैं एक हंट में इंजर्ड हो गया जो मुझे दिया गया था। आपका क्या मतलब है कि मैं केयर के लिए एलिजिबल नहीं हूँ? उस यंग मैन की वॉइस धीरे थी। ये क्लियर था कि उसे खड़े होने में भी तकलीफ हो रही थी। तभी वो नर्स कहती है, आई एम सॉरी वी सियांसी, बट हमें क्लाउड रेसेस से डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिली है कि आपकी इंजरी होने से पहले ही आपके एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर दिया गया था। मैंने डबल चेक करने के लिए एचआर से बात की थी। आप उनके कवर प्लान के अंडर नहीं हो एंड ना ही आपके पास कोई प्राइवेट इंश्योरेंस है। हमने आपको यहाँ तब तक रखा जब तक आप होश में नहीं आ गए। हम आपको इस ट्रीटमेंट के लिए बिल भेज देंगे, बट हम आपको और केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये फैसिलिटी सिर्फ क्लाउड रेसेस कल्टीवेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए है। विभूषियान वहीं पे खड़ा अपने ख्यालों में खो गया था। क्या उन्होंने मुझे निकाल दिया? तभी वो नर्स कहती है, आई एम सॉरी, उन्होंने कहा कि आपको इस बारे में 1 वीक पहले ही बता दिया गया था। क्या कोई है जिसे मैं आपको ले जाने के लिए बुला सकती हूँ? जिस पर विभूषियान अपने सेकी ब्रेथ के साथ कहता है, इट्स फाइन, मैं खुद चला जाऊँगा। वो फिर हेजिटेट होते हुए एंड एक बिटरली लाफ के साथ पूछता है, आप वो बता सकते हैं मुझे किस कारण से निकाला गया है? जिस पर वो नर्स कहती है, हमारे पास उन रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस करंट है या नहीं। क्या आप श्योर हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं आपके लिए बुला सकती हूँ? विभूषियान सिर्फ अपना सर हिलाता है एंड वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे जा रहा था, वेन किंग उसके बॉडी पर घाव को देख सकती थी। उसके घाव को अगर 1 वीक भी केयर की जाए तब भी वो जल्दी ठीक होने वाले नहीं थे। वो जल्दी से उस यंग मैन के पीछे जाती है। वो हॉस्पिटल को टेक्स्ट करके अपने एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन को कैंसिल करा देती है। विभूषियान कार के बैक सीट पर अनकॉन्शियसली हाफ नींद में सोया हुआ था। उसे नहीं पता था कि वो क्या करने वाली है, बट उसने इतने साल मेडिकल कल्टीवेशन इसलिए नहीं सीखा कि वो एक पेशेंट को सिर्फ उसके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की वजह से मरने के लिए छोड़ दे। ये सुनते ही लैन ब्रदर्स शॉक हो जाते हैं, बट लैन वांगजी उसे देख के लग रहा था जैसे वो बीमार हो गया हो। नॉर्मली उसके एक्सप्रेशंस को पढ़ना इम्पॉसिबल है, बट इस वक्त उसे देख के लगता है जैसे वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी वेनकिंग कहती है, तुम्हें पता नहीं था ये सब तुम्हारे मेडिकल फैसिलिटी में हुआ था? तभी वांगजी कहता है, मैंने पूछा था, मुझसे कहा गया था कि वीन को डिस्चार्ज मिल गया है। सिचेन अपने भाई के शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुमने सोचा अगर वो ठीक नहीं होता तो उसे डिस्चार्ज नहीं मिलता। तुम्हें ये सब पता नहीं था। मेडिकल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए तुम्हारे पूछने पर भी उन्होंने तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बट ये किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए था। तभी वेनकिंग अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो लोग भी सच से फुली अवेयर हों। उसके बाद मैं विभूषियान को उसके अपार्टमेंट में लेकर आई एंड वहाँ ऑलमोस्ट 1 वीक तक रही। मैंने
ये फिगर आउट किया कि वो बहुत ही रेयर पॉइजन से अफेक्टेड था एंड उसका ट्रीटमेंट भी किया। बिना ट्रीटमेंट के उसकी कोर डिस्ट्रॉय हो सकती थी एंड वो मर भी सकता था। जो बिल उसे गुसू हॉस्पिटल से आया था, उसने उसकी सारी सेविंग्स ले ली। जब उसे रेस्क्यू फीस की बिल मिली तब उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी। मैंने और वेन्निंग ने उसकी हेल्प की उसकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड सबमिट करने में, उसके स्टेटस को प्रूफ करने के लिए, बट कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब सुनकर सिचेन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वांगजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही हो। वो मुश्किल से ब्रदर कहता है। उसके वॉइस में पेन, शॉक, एंगर साफ पता चल रहा था। तभी सिचेन कोल्ड टोन में कहते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम पता लगाएंगे कि ये सब कैसे हुआ। फिर वो पूछते हैं, वो रिकवर कैसे हुआ? धीरे धीरे उसे 1 साल लग गए पूरी तरह से ठीक होने में। वेन्निंग ने उसके नए नए तालिस्मा को देखा एंड हमने उन्हें पेटेंट करा के सेल करने का आइडिया आया, क्योंकि विभूषियान अभी नाइट हंट पर जाने के लिए बहुत वीक था। इससे हम फाइनेंशियली सरवाइव कर पाए। मैंने उस रेयर पॉइजन के ट्रीटमेंट का एंड अपनी डायग्नोसिस के डिटेल नोट्स रखे, जो कि मेरी पहली मेजर पब्लिकेशन थी इस फील्ड में। तभी वांगजी कहता है, क्या वीइंग ही वो पेशेंट नंबर 5 था तुम्हारे रिसर्च आर्टिकल में जो तुम्हारे की पॉइजन पर लिखा था? तभी वेनकिंग सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, तुम मेरे वर्क को पढ़ते हो? क्योंकि बहुत ही कम नॉन मेडिकल कल्टीवेटर उसके रिसर्च को पढ़ते हैं। एंड तभी वो कहती है, हाँ, वो रिसर्च उसी इंजरी पर बेस्ड था जो उसे स्वान्यू बैटल में हुई थी। विभूषियान ने इंसिस्ट किया था उसके सारे रिकॉर्ड्स रखने को, ताकि किसी और को उस पॉइजन से सफ़र नहीं करना पड़े एंड उसके ट्रीटमेंट के लिए वेट भी नहीं करना पड़े। तभी उसे उसके स्किन में हीट फील होती है जहां उसने तालिस्मा रखा था वार्न करने के लिए अगर वीइंग टेलीपोर्टेशन सील को यूज़ करे तो। एंड वो कहती है, विभूषियान ने सील का यूज़ किया है। वो खड़े होकर जल्दी से रूम की तरफ जाने लगती है एंड लैन ब्रदर्स भी उसे फॉलो करते हैं। जैसे ही वो लोग विभूषियान के कमरे के पास पहुंचते हैं, वेनकिंग विभूषियान का नाम लेती है। उसका फेस बहुत ही वरीड था। वांगजी अंदर जाने में हेजिटेट कर रहा था क्योंकि वो लोग इनवाइटेड नहीं थे, बट उन्हें जाने के लिए भी नहीं कहा गया था। उसे लगता है उसकी आत्मा फ्रीज हो गई है। जैसे ही वो विभूषियान के नोज एंड माउथ से ब्लड निकलते हुए देखता है। वेन्निंग ने उसे सपोर्ट किया हुआ था। उसके हाथ में एक बैग था जिसे उसने टाइटली पकड़ा हुआ था। उसने सोचा नहीं था कि वीइंग इंजर्ड हो जाएगा, क्योंकि जब वो एंड उसके ब्रदर वहाँ गए थे तब वो विलेज बहुत ही शांत था। वो सोचता है उसे पता होना चाहिए था कि वीइंग उसके हेल्प के बिना भी कोई तरीका ढूंढ ही लेगा एंड खुद को खतरे में डाल लेगा। वीइंग फिर से हर्ट हो गया मेरी वजह से एंड मैं कुछ भी नहीं कर सका। ये सब मेरी ही गलती है। तभी वीइंग धीरे से आंखें खोलता है एंड कहता है, किंजे, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझ पे गुस्सा मत करो। जिस पर वेनकिंग कहती है, इडियट, तुमने अपने साथ क्या किया है? वो जैसे ही अपना हाथ उसकी नर्व्स चेक करने के लिए आगे बढ़ाती है, तभी वीइंग उसे रोकते हुए कहता है, इस बैग को ओपन मत करना। वेनकिंग उसके बालों को उसके फेस से हटाते हुए जेंटल टोन में कहती है, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? वीइंग को ऐसे अनकॉन्शियस एंड ब्लडी देखकर वांगजी को लास्ट टाइम की मेमोरीज याद आने लगती है जब वो केव में था एंड उन लोगों ने लव मेकिंग की थी। उसके बाद वीइंग ने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी थी। पहले वांगजी को लगा कि ये जस्ट थकावट है एंड थोड़ी देर बाद जब वीइंग नहीं जागा तब उसे रियलाइज हुआ कि वीइंग पॉइजन्ड है।
एंड तभी वेनकिंग कहती है, क्या तुम लोग डोर पर ही खड़े होकर ये सब देखने वाले हो या फिर तुम हमारी किसी काम आने वाले हो? जिस पर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। सिचेन कहते हैं, वेन दैफू, हम हेल्प करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? इस पर वेनकिंग कहती है, इसके पूरे शरीर में रिसेंटफुल एनर्जी है एंड इसे क्लीन करना जरूरी है। मुझे कहा गया था कि लेंस के सॉन्ग रिसेंटफुल एनर्जी को शुद्ध कर सकते हैं। अगर आप में से कोई म्यूजिक प्ले करे एंड एक कोई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इसे दे दे तो ये जल्दी हील हो जाएगा। तभी वांगजी आगे बढ़कर विंग के पास बैठते हुए उसके रिस्ट को पकड़कर उसके टी शर्ट को उसकी शोल्डर से नीचे करके उसके लंग्स के पास अपनी फिंगर्स ले जाकर उसे धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। विभूषियान की आंखें बंद थी बट वो धीरे से लांजान कहता है। वांगजी खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, अपने हैंड्स को विंग के चेस्ट पर ले जाने से, उसकी हार्ट बीट को फील करने से। वो सोचता है क्या विंग उसके टच से ओके होगा। वो वेट करता है कि विंग उससे कुछ कहे बट विंग साइलेंट रहता है एंड फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। सिचेन भी म्यूजिक प्ले करने लगते हैं। तभी वेनकिंग अपने ब्रदर को कहती है, तुम अब उसे लेटा सकते हो। वेननिंग जेंटली विभूषियान का हेड बेड पे रखकर उसके नीचे एक पिलो लगा देता है। उन लोगों के ऐसे फैमिलियरिटी टचेस को देखकर वांगजी को एक आउटसाइडर जैसा फील होता है। अभी वेननिंग कहता है, मैं पानी लाता हूँ इसे क्लीन करने के लिए एंड वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। वेननिंग एक गीले तौलिए से विंग के फेस एंड उसके गले को साफ करने लगता है। वांगजी ये सारे मूवमेंट्स को देख रहा था एंड वो कोशिश करता है कि वो अपनी फिंगर्स वहीं रखे जहाँ वेनकिंग ने उसे रखने को कहा है। विंग का ब्लड आसानी से साफ हो जाता है बट उसके नीचे कोई इंजरी नहीं थी जैसा कि वेननिंग ने कहा था। तभी वेनकिंग कहती है, क्या हुआ था? वेननिंग ने कहा कि जैसे ही वी शियानसी उस विलेज में गए उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ फील हो रहा है। इसके बाद वेननिंग रुक गया। वो लैंड ब्रदर्स की तरफ नर्वसली देखने लगा। तभी वेनकिंग कहती है, सिंस लैंड ब्रदर्स को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये कैसे किया बट उनके क्लैंस के लोगों की भी मौत हुई है तो उन्हें ये जानना चाहिए कि इन सब का कारण क्या है। उसके बाद वेननिंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, जैसे ही वो मो विलेज के गेट पर पहुंचे वी शियानसी को कुछ फील हुआ एंड मैनर के अंदर जाने पे उन्हें रिसेंटफुल एनर्जी फील हुई एंड इसका कारण एक तलवार थी। वी शियानसी ने उस तलवार को केयरफुली अपने बैग में रख लिया बट वो इसे फुली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। ये सुनकर वेनकिंग की आंखें बड़ी हो जाती है। क्या वो फुली न्यूट्रलाइज नहीं है एंड वो इसे वहाँ ले आया? तभी वेननिंग कहता है, ये सेफ है तब तक जब तक कि हम इस बैग को ना खोलें या इसके सील को ना तोड़ें एंड अभी के लिए इसे विभूषियान की बॉडी के पास ही रहना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप यू लाइक इट। मैं ट्राई करूँगी कि इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड करने का। थैंक यू सो मच।